हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का एक बार फिर से मैं ओनली आईएएस फाउंडेशन चैनल पर। मैं हूं मोहम्मद आसिम और दोस्तों बहुत समय के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है और हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास की जो ओल्ड एनसीईआरटी है हिस्ट्री की, आर एस शर्मा, उसका चैप्टर नंबर 12 आज करेंगे हम लोग। तो मैं आपको क्लास 11th एनसीईआरटी जो है ओल्ड एनसीईआरटी उसके चैप्टर नंबर 11 तक पढ़ा चुका था, जहां मैंने आपको मगध और जो महाजनपद से उनके बारे में बताया था। मैंने वहां पर आपको 16 महाजनपद की स्टोरी बताई थी, याद करिए। और मैंने कहा था कि जिस प्रकार से जब भारत के ऊपर कब्जा हो रहा था तो 4 कंटेंडर्स थे, इंग्लिश, फ्रेंच, पोर्चुगीज, डच, और ये चारों लड़ रहे थे कि भारत पे कौन सुप्रीमेसी जमाएगा। उसी प्रकार से आपको यहां 16 महाजनपद दिखते हैं और आखिरी में 4 महाजनपद होते हैं और फाइनली उसमें से मगध मोस्ट पावरफुल महाजनपद निकल के आता है, ठीक है ना। और मगध सबसे ज्यादा पावरफुल या सक्सेसफुल क्यों होता है उसके मैंने आपको लास्ट में रीजंस दिए थे। मैंने कहा था कि मगध वाला जो एरिया है मोस्ट, मतलब वहां पर फर्टाइल वाला एरिया है, रिसोर्सफुल एरिया है, आयरन रिजर्व्स बहुत मिल रहे थे, मिलिट्री बहुत स्ट्रांग थी। ये सारे रीजंस थे जिसकी वजह से आप देखोगे कि मगध एक बहुत ही पावरफुल महाजनपद बनकर निकलता है और वहां से एम्पायर बिल्डिंग शुरू होती है मगध से। क्लियर है। लेकिन अब इस चैप्टर में, जो चैप्टर का नाम है ईरानियन एंड मैसेडोनियन इन्वेजन्स, तो ये चैप्टर जो है ये बीच की कहानी बताता है जब ये महाजनपद या मगध का पीरियड या मगध जब एग्जिस्टेंस में आता है उस दौरान जो भी डायनेस्टीज उस वक्त थी तो उसके पैरेलल आप देखोगे कुछ और हरकतें भी हो रही थी। जैसे कि आप देखोगे इंडिया में मगध एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य बन के निकल रहा था। हरियंग डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी। और जब याद करिए, जब आपको नंदा डायनेस्टी पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि अलेक्जेंडर का इन्वेजन होता है धनानंद के टाइम पे, और मैंने ये भी कहा था कि वो अलेक्जेंडर की आर्मी आगे नहीं बढ़ती है। क्यों? क्योंकि आगे देखता है धनानंद होता है कंट्री के अंदर, देश के अंदर, इंडिया में, और उसकी आर्मी को देखकर अलेक्जेंडर की आर्मी रिट्रीट कर जाती है वापस। तो ये कहानी जो आज हम पढ़ेंगे ये बीच की कहानी है कि जब मगध अंपायर भी बन रहा था उस वक्त कहीं और कुछ और हरकतें भी हो रही थी। तो वहां पर हम देखेंगे किस प्रकार से जब ईरान में जो डायनेस्टी वहां पर थी वो भी सेम टाइम पे एक्सपैंड करना शुरू करती है जिस वक्त मगध अंपायर एक्सपैंड करना शुरू करता है, ठीक है ना। और फिर यही ईरान का आप देखोगे कि ईरान एक बार कोशिश करता है ना। ईरान का रूलर आपको बताऊंगा डेरियस, किस प्रकार से वो कोशिश करता है। एंड देन वी विल टॉक अबाउट अलेक्जेंडर मैसेडोनिया। क्लियर है। ये कहानी रहेगी, बहुत छोटा सा चैप्टर है, आपके एनसीईआरटी के अंदर भी 3 पेज का ही है, कुछ ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है और बहुत ज्यादा कुछ कहानी नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसकी बात शुरुआत करते हैं चैप्टर 12, जहां पर आज मैं पहले आपको पढ़ाऊंगा अबाउट द ईरानियन इन्वेजन्स। ईरानियन इन्वेजन किस प्रकार से यहां पर हो रहा है उसके बारे में कुछ बेसिक चीजें हैं। देन ये जो यहां पर कॉन्टैक्ट हुआ इंडिया और ईरान का, लगभग आप देखोगे 100 ईयर्स का कॉन्टैक्ट, 200 ईयर्स का कॉन्टैक्ट। इतने लंबे कॉन्टैक्ट की वजह से, यानी भारत और ईरान जब इनका कॉन्टैक्ट बना तो उससे क्या इंपैक्ट पड़ा ये देखेंगे। देन उसके बाद जब ईरान खत्म होगा तो उसके बाद आपका मैसेडोनिया शुरू होगा, यानी कि अलेक्जेंडर के इन्वेजन की बात करेंगे। किस प्रकार से अलेक्जेंडर और ईरान, यानी कि दोनों, ग्रीक और ईरान दोनों वर्ल्ड की सुप्रीमेसी की लड़ाई लड़ रहे थे, और कैसे वहां पर फिर अलेक्जेंडर जो है वो बाजी मारता है और फिर उसके बाद वो कैसे ईरान से काबुल पहुंचता है और काबुल से फिर वो जब इंडिया के अंदर एंटर करता है वहां पर उसको पोरस से उसकी मुलाकात होती है, एक लड़ाई होती है। इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। एंड देन फाइनली द चैप्टर विल एंड कि इफेक्ट क्या होते हैं अलेक्जेंडर के इन्वेजन के, जो अलेक्जेंडर इन्वेट करता है भारत के ऊपर, उससे क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलता है। छोटा सा चैप्टर है, 4 पॉइंटर्स में हमको पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मेरे साथ साथ आप लोग चीजों को लिखते रहिएगा। इसके अलावा यहां पर आपको नोट जो है वो भी इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो जब ये चैप्टर शुरू हो रहा है, सबसे पहले प्लीज गिव दी हेडिंग, लिख लीजिए। देखिए, मैं जब इंडिया की बात कर रहा हूं, इंडिया, ठीक है, इंडिया की नॉर्थ ईस्ट की बात करूंगा मैं, अपने नॉर्थ ईस्ट, और एक तरफ मैं आपसे बात कर रहा हूं नॉर्थ वेस्ट की। अब नॉर्थ ईस्ट में यहां पर जो भी प्रिंसिपैलिटीज थी, जो भी रिपब्लिक्स थे, इंडिपेंडेंट रिपब्लिक्स, ये सब जाके मगध अंपायर में मर्ज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर आपको जो भी प्रिंसिपैलिटीज देखने को मिलती हैं, प्रिंसिपैलिटीज प्लस यहां जो भी आपको इंडिपेंडेंट रिपब्लिक्स देखने को मिलते हैं,
आप देखोगे कि ये लोग जाके फाइनली मर्ज हो जाते हैं, मर्ज विद लिखिएगा, मर्ज विद मगधन अंपायर, मगधन अंपायर। तो यहां सिचुएशन अलग थी, लेकिन जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट था इंडिया का, वहां पर एक ऑल टुगेदर डिफरेंट सिचुएशन सामने थी, ठीक है ना। यानी कि जब मैं बात करूंगा नॉर्थ वेस्ट की, यहां की जब मैं प्रिंसिपैलिटीज की बात करूंगा, ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां हम बात करते हैं जब काम्बोज की, यहां हम बात करते हैं गंधारा की, ठीक है ना, इनकी बात करेंगे। सो दीज वेर फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स, फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स, ये आपस में लड़ रहे थे, आपस में लड़ रहे थे। अब आप मुझे बताइए, अगर आपके घर में लड़ाई होती है, दो भाइयों में लड़ाई हो गई, तो इसका फायदा हमेशा तीसरा आदमी उठाएगा। हमेशा देखा होगा आपने, जब दो लोग एक घर में लड़ाई होती है तो तीसरे घर वाले जो होते हैं बाहर के पड़ोस वाले, वो खुसर फुसर शुरू कर देते हैं, लड़ाई हुई है आज, मजा लेते हैं। तो जब यहां पर और भी कई सारे एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल नहीं, कई सारे एग्जाम्पल है, जब भी देयर वॉज अ डिसयूनिटी, जब भी हमारे देश के अंदर जब भी डिसयूनिटी आई, तो तख्ता पलट होता हुआ देखा है हमने हमेशा। और नॉर्थ वेस्ट का एरिया जो इंडिया का है ना, ये वाला जो एरिया आप देखते हो ना इंडिया का, ये वाला एरिया, यहां जब जब आप देखोगे कि मेजर लड़ाई लड़ी गई है, तब तब भारत के अंदर तख्ता पलट हुआ है कई बार देखो, और मेजर चेंजेस देखने को मिले। हम बात करेंगे अगर बैटल ऑफ तराइन की, सेकंड बैटल ऑफ तराइन, तो भी आपको देखने को मिला कि अंदर कुछ और, भारत में फिर कुछ और डायनेस्टी एस्टैब्लिशमेंट होने को आती है ना। इस तरह कई लड़ाइयां हमने देखी, कई लड़ाइयां। तो बेसिकली जब भी आप लड़ोगे, राजपूत फिर फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स, उसका फायदा देखो बाद में इस्लामिक इन्वेजन हो जाता है, उसका फायदा उठा लिया। जब आप लास्ट में देखोगे मुस्लिम्स वर फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स, उसका फायदा अंग्रेजों ने उठा लिया, ब्रिटिश अंपायर सेटअप हो जाता है। जब भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होता है, इसका एडवांटेज हमेशा बाहर के लोग उठाते हैं। यही रीजन है, इसलिए कहा जाता है इंडिया में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की कोई गुंजाइश नहीं है, किसी भी कंट्री में नहीं होती है। और प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही है कि हम इंटरनली लड़ते रहते हैं और इसका एडवांटेज बाहर के लोग लेते रहते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दोस्त, मैं आपको बहुत बारीक चीज बता रहा हूं, आप अपने घर पे अप्लाई करके देख लो। दो भाई लड़ाई लड़ेंगे, तीसरे घर रिश्तेदार जो होते हैं ना, वो सब मजा लेते हैं, फायदा होता है। दो बेस्ट लोग लड़ जाएंगे, तीसरा आदमी फायदा उठाएगा उसका। यही चीज यहां पर हुआ। नॉर्थ वेस्ट में जो प्रिंसिपैलिटीज थी, गंधारा, काम्बोज, ठीक है ना, ये सारी प्रिंसिपैलिटीज, दे स्टार्टेड द रूलर्स ऑफ दीज प्रिंसिपैलिटीज, ये आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। और इसकी वजह से इस रीजन में आप देखोगे कि डिसयूनिटी देखने को मिलती है। यहां पर तो सब एक यूनाइटेड थे, यहां जितने भी प्रिंसिपैलिटीज और इंडिपेंडेंट रिपब्लिक्स हैं, वो सब जाके मगध अंपायर मिल जाते हैं। लेकिन यहां पर व्हाट यू आर सीइंग इज डिसयूनिटी, डिसयूनिटी अमंग रूलर्स। इज इट क्लियर और नॉट? समझने वाली बात है। अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी सोचोगे कि हाँ यार ऐसा ही हुआ होगा, ऑब्वियसली यही चीज है ना, अगर आपस में लड़ेंगे तो क्या होगा, डिसयूनिटी होगी। ठीक है, नाउ प्लीज एक बार लिखिएगा, प्लीज राइट रीजंस फॉर द इन्वेजन ऑफ ईरान, रीजंस फॉर द इन्वेजन ऑफ ईरान। लेट अस सी क्या क्या रीजंस थे, लिख लीजिएगा, रीजंस फॉर द इन्वेजन ऑफ ईरान। अब दो रीजंस हैं, और मेरे हिसाब से एक रीजन तो ऑलरेडी आपके सामने आ चुका है, एक रीजन ऑलरेडी आपके सामने आ चुका है। चलिए देखिए, दो रीजंस। फर्स्ट, पहला रीजन क्या है, यूनिटी नहीं थी रूलर्स के बीच में, जिसकी वजह से ईरान के रूलर्स जो थे उनको आसानी पड़ी और उन्होंने आसानी से भारत पे यहां पर इन्वेड कर दिया। ठीक है, लिखिएगा, डिसयूनिटी, डिसयूनिटी अमंग
रूलर्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट एरिया। पॉइंट इज क्लियर, लिख लीजिए। दूसरा देखिए, सेकेंड नॉर्थ वेस्ट एरिया इज अ वेल्दी रीजन, वो बहुत ही वेल्दी रीजन है। और दूसरी बात, इस नॉर्थ वेस्ट एरिया को अगर क्रॉस करना है तो आप आराम से क्रॉस भी कर सकते हो, क्योंकि हिंदू कुश जो है ना, वहां पर कई सारे पासेस हैं उसके बीच में, तो आप उसके बीच से आसानी से इन पहाड़ों को क्रॉस कर सकते हो। नॉर्थ वेस्ट एरिया इज अ वेल्दी रीजन, और इसी के साथ लिखिए इट कैन बी क्रॉस्ड थ्रू पासेस इन हिंदू कुश रीजन, इन हिंदू कुश। तो अब आप बताइए, ईरान के लिए आसान था। एक तो डिसयूनिटी है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे भाई हिंदुस्तान में घुसने का एक ही रास्ता था। हिंदुस्तान, इंडिया इज कवर्ड फ्रॉम, सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड्स, है ना, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन एंड अरेबियन सी, तीनों तरफ से कवर है। एक नॉर्थ वेस्ट ही है जहां से लैंड रूट की एंट्री हो सकती है इंडिया के अंदर। अब आपके घर में इकलौता रास्ता है एंट्री का, और उस दरवाजे पे भी आप कुंडी मत लगाइए, और उस दरवाजे पे भी आपके जो चौकीदार हैं, उस दरवाजे पे भी आपके जो वहां पर रखवाले हैं, वो अगर आपस में लड़ रहे हो तो जाहिर सी बात है कि चोरी होगी ही होगी। और यही हुआ कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे, क्योंकि हमारे जो रूलर्स थे वो आपस में लड़ रहे थे, इसलिए वो रास्ते पे जो रुकावट होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही थी। एंड दैट इज वाई ईरान के जो रूलर्स थे वो आसानी से इस रास्ते को, गेट को तोड़ते हुए अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। ठीक है। दूसरी बात, उनके लिए रास्ता जो था वो हिंदू कुश के पासेस थे, जिसके थ्रू वो आसानी से पास कर सकते थे। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलता है? यहां पर देखने को मिलता है कि जो रूलर थे, वहां पर एक डायनेस्टी थी ईरान के अंदर, ईरान में, जिसको बोलते हैं आर्मेनियन रूलर्स। नोट करिएगा, आर्मेनियन, ये आर्मेनियन डायनेस्टी वहां पर थी एक्चुअली। ठीक है ना, ये एक्चुअली वहां पर आप देखोगे तो एक डायनेस्टी थी, इसको हम आर्मेनियन बोलते थे। तो आर्मेनियन रूलर्स ऑफ ईरान वो इसका फायदा उठाते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहां पर लिखता हूं मैं आपको, डेरियस, ये वहां का एक रूलर था, राजा था। तो आर्मेनियन रूलर्स ऑफ ईरान थे, वो एक्सपैंड करना शुरू करते हैं, वो अपने इस किंगडम को एक्सपैंड करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लिखिएगा, स्टार्टेड टू एक्सपैंड, स्टार्टेड टू एक्सपैंड। अब ये ईरान में है, समझिएगा, ये डायनेस्टी जो है आर्मेनियन डायनेस्टी, ईरान की डायनेस्टी है। ठीक है, और ये अब डायनेस्टी ईरान से एक्सपैंड करना शुरू करी। अब ये जब एक्सपैंड कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक्सपैंड करते हैं कब? एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम व्हेन मगध इज एक्सपैंडिंग। मैं इसलिए इसका रेफरेंस बता रहा हूं ताकि आपको क्लियर रहे कि ये पिक्चर उसी बीच की है। ठीक है ना, जैसे अजात शत्रु आप देखोगे 1414 बीसी के आसपास था। ठीक है, लेकिन अलेक्जेंडर का इन्वेजन 326 बीसी में हो रहा है जाके। तो ये कहानी उसी मगध अंपायर का, जब मगध अंपायर एक्सपेंशन होता है तभी की है। एट द सेम टाइम व्हेन मगध वाज एक्सपैंडिंग, व्हेन मगध वाज एक्सपैंडिंग। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्लियर? ठीक है, तो आर्मेनियन जो रूलर्स थे उन्होंने इसका एडवांटेज लेना शुरू किया, स्टार्टेड टू टेक एडवांटेज, स्टार्टेड टू टेक एडवांटेज। किसका? ऑफ द डिसयूनिटी। जो डिसयूनिटी थी उसकी यहां पर एडवांटेज लेना शुरू किया, स्टार्टेड टू टेक एडवांटेज ऑफ पॉलिटिकल डिसयूनिटी। क्लियर है यहां तक पॉइंट? ठीक है ना? ठीक है, और यहां पर जो ये रूलर था डेरियस, अब डेरियस ने क्या किया? ये जो डेरियस था, ये रूलर था ईरान का, इसने पेनिट्रेट किया वो पासेस को, और पेनिट्रेट करने के बाद आप देखोगे कि इसने सिंध को एनेक्स कर लिया, और इसने पार्ट ऑफ पंजाब को भी उसने एनेक्स कर लिया। इन दोनों एरियाज को उसने क्या किया? उसने एनेक्स कर लिया। एनेक्स यानी कब्जा कर लिया। बात समझ में आ गया?
ईरान ने या ईरान की जो डायनेस्टी थी उसने इस पर्टिकुलर एरिया को यहां का कैप्चर कर लिया। कहां? ईरान। आप इंडिया से निकलोगे तो पाकिस्तान, पाकिस्तान फिर ईरान। तो वहां पर जो डायनेस्टी थी उसका रूलर डेरियस, उसने इन दोनों इन चीजों का एडवांटेज लिया, पॉलिटिकल डिसयूनिटी और साथ में हिंदू कुश में जो पासेस थे उसका एडवांटेज लिया, उससे वो पेनिट्रेट किया इंडिया के अंदर, और पेनिट्रेट करने के बाद उसने सिंध और सम पार्ट्स ऑफ पंजाब को कैप्चर कर लिया, और ईरान की डायनेस्टी का ये 12th प्रोविंस बना जिसको सात्रापे कहते हैं। क्लियर? लिखवा देता हूं। ये जो आप देख रहे हो दिस इज बेसिकली, ये जो आप देख रहे हो ये दोनों, दिस इज बेसिकली, नोट करिएगा, 12th प्रोविंस ऑफ, टोटल 28 प्रोविंस थे ईरान की उस डायनेस्टी में, ठीक है ना। ये 12th प्रोविंस था, या फिर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सत्रापे ऑफ ईरान, सत्रापी ऑफ ईरान। ये एक वर्ड है, टर्मिनोलॉजी है जिसको आपको पद याद होना, सत्रापी। प्रोविंस को सत्रापी बोल रहे। 12th प्रोविंस, ऐसे 28 प्रोविंस थे। तो ये जो एरिया है सिंध और पंजाब, ये 12th प्रोविंस बना, और ये इतना ज्यादा, मतलब इस एरिया से इतना पैसा मिलता था उनको, जितना टोटल रेवेन्यू था पूरे ईरान का, उसका 1/3 उनको एशियन नेशन से मिलता था, एशियन कंट्रीज से मिलता था। इस जगह से आ रहा था, एशियन कंट्रीज में ये भी आ गए। तो ईरान की जितनी भी रेवेन्यू थी, ईरानियन डायनेस्टी की जितना भी रेवेन्यू था उसका 1/3 हिस्सा उनको यहीं से मिलता था। तो बहुत बड़ा अमाउंट है जो यहां से आता था, ठीक है। इसके बाद डेरियस का आप देखोगे कि डेरियस का सक्सेसर भी सामने आता है जिसका नाम है सीरस, ठीक है ना। स्पेलिंग देखिए लिखी होगी, मैं आपको बता देता हूं, XERXES, ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए। डेरियस के बाद उसका सक्सेसर आता है, ठीक है ना। अब ये जो सक्सेसर है, ऐसा देखा जाता है कि ये इंडियंस को भी, इंडियन जो सब्जेक्ट्स थे उनको अपने आर्मी में ला लेता है, ठीक है ना। तो बहुत सारे इंडियन सब्जेक्ट्स थे जिनको लॉन्ग टाइम वॉर में ग्रीक्स के अगेंस्ट जो लड़ाई हुई थी उसमें यहां पर इन्वॉल्व कर रखा था, ठीक है ना। एम्प्लॉयड लिखिएगा, एम्प्लॉयड इंडियंस इन वॉर अगेंस्ट ग्रीक्स। ग्रीक्स के अगेंस्ट जो यहां पर वॉर हो रही थी उसमें इन लोगों को यहां पर क्या कर रखा था, यहां पर इन लोगों को एम्प्लॉय कर रखा था, इंडियंस को, ठीक है ना। तो ऐसा लगता है, ऐसा अपीयर होता है, एनसीईआरटी एक लाइन कहता है, लिखा हुआ एनसीईआरटी में, इट अपीयर्ड दैट इंडिया कंटिन्यूड टू बी पार्ट ऑफ द इरानियन एम्पायर टिल अलेक्जेंडर्स इन्वेजन ऑफ इंडिया। तो ऐसा लगता है कि इंडिया जो है वो ईरानियन एम्पायर का हिस्सा रहा जब तक अलेक्जेंडर ने इन्वेड नहीं कर दिया इंडिया। यहां तक बातें क्लियर हो गई, ठीक है ना। आप चाहो तो ये चीज यहां पर एज नोट बना के यहां लिख सकते हो, एक यू कैन पुट अ नोट। और मैं नोट इसलिए कह रहा हूं कि लिखा हुआ है इट अपीयर्ड, ऐसा लगा, और उस लाइन को लिख लीजिए, नोट फ्रॉम डिक्टेशन, लिख देता हूं, डिक्टेशन से नोट करिए मेरे, लिखिएगा, इट अपीयर्ड दैट इंडिया continued to be a part of the Iranian empire. It appeared, ऐसा लगता है, ऐसा मालूम पड़ता है, it appeared that India continued to be a part of the Iranian empire till the invasion of Alexander. Till the invasion of Alexander. Clear? Now please give the heading result of Alexander's invasion. Please give the heading result of, sorry, not Alexander, रिजल्ट ऑफ दी, पहले आप लिखिए कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट किससे, रिजल्ट ऑफ द कॉन्टैक्ट किससे, कॉन्टैक्ट की बात हो रही है यहां पर। जो ईरान का जो कॉन्टैक्ट रहा या इंडिया का जो कॉन्टैक्ट बना ईरान से, उससे क्या रिजल्ट मिला वो बता रहे हैं, रिजल्ट ऑफ द कॉन्टैक्ट। और किसके किसके बीच है कॉन्टैक्ट, इंडिया ईरान, इंडिया ईरान। चलिए प्लीज ड्रॉ दिस डायग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव, और उसको याद करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। तो भारत और ईरान का जो कांटेक्ट था, जो उनका रिलेशंस थे, वो लगभग 200 ईयर्स तक बने रहे।
और इस वजह से जब आपके किसी के साथ रिलेशंस बनते हैं तो ऑब्वियसली बहुत सारे आउटकम्स निकल के आते हैं। अभी आप जिस स्टेज पे हो, यहां से अगर आपका कॉन्टैक्ट किसी और के साथ बन गया जीवन में, कोई अगर मेल है उसका कॉन्टैक्ट फीमेल के साथ बन गया, तो उसके रिजल्ट डिफरेंट होंगे। माइट भी अच्छे हो जाए, कहीं कहीं ऐसा नहीं होता है कि सब जगह खराब हो जाए, लेकिन बता रहा हूं अगर आपका रिलेशन, अभी आप कुछ नहीं करते हैं, यू डोंट डू एनीथिंग, नो बैड हैबिट्स, और एक बैड हैबिट आपने शुरू कर दी किसी के कहने पे, तो उसके बाद गए फिर आप। तो जब भी आपके कॉन्टैक्ट बनेंगे तो वो कॉन्टैक्ट आपके ऊपर इन्फ्लुएंस करेंगे। इसी प्रकार से जब भारत का कॉन्टैक्ट ईरान के साथ बना तो ये कॉन्टैक्ट 200 साल तक था, और 200 ईयर्स बहुत होते हैं किसी के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस झोंकने के लिए, और यहां पर यही हुआ। ठीक है ना, 200 ईयर्स तक कॉन्टैक्ट रहा, तो कल्चरल जो कॉन्टैक्ट्स थे वो बहुत निकल के आए। अब देखिए यहां पर क्या क्या इंपैक्ट रहा इंडिया और ईरानियन कॉन्टैक्ट को। तो ये जो कॉन्टैक्ट है, पहली चीज तो यही मेंशन कर लीजिए कि लास्टेड फॉर 200 ईयर्स, 200 साल तक ये कॉन्टैक्ट चलता है। ठीक है ना, 200 ईयर्स तक। क्लियर है। अब देखो रिजल्ट ऑफ द कॉन्टैक्ट की बात हम लोग यहां कर रहे हैं। पहली चीज खरोष्टी स्क्रिप्ट, खरोष्टी स्क्रिप्ट। अब ये जो स्क्रिप्ट है ये आपको मिलेगी ईरान में। ठीक है, इस स्क्रिप्ट में आप देखोगे जैसे अरबी में होता है ना, अरेबिक्स में, कि हम लोग राइट टू लेफ्ट लिखते हैं। ऐसे अभी मैं लिख रहा हूं तो मैं लेफ्ट टू राइट लिख रहा हूं ना, उसमें आप देखोगे तो राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है, उसमें आप देखोगे तो राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है, जैसे कि अरेबिक्स में होता है। खरोष्टी स्क्रिप्ट, तो खरोष्टी स्क्रिप्ट भारत में दिखती है, ईरानियन स्क्रिप्ट है, ईरानियन स्क्राइब्स उसको लेकर आते हैं इंडिया। इस कॉन्टैक्ट की वजह से ये हुआ कि भाई जाहिर सी बात है अगर वहां के लोग यहां पर आए तो जाहिर सी बात है ऐसे थोड़ी यहां पर आके हिंदी सीखेंगे, वो अपनी स्क्रिप्ट लेकर आए, और वो स्क्रिप्ट यहां पर देखने को मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल अशोका के इंस्क्रिप्शन के ऊपर खरोष्टी स्क्रिप्ट पे लिखा गया है। ठीक है ना, अशोका इंस्क्रिप्शंस जो हैं जो नॉर्थ वेस्ट में मिलते हैं उसमें हमको देखने को मिलता है इस प्रकार की चीजें। देखिएगा एग्जाम्पल, अशोकन इंस्क्रिप्शंस इन नॉर्थ वेस्ट रीजन, उसमें आप देखोगे तो खरोष्टी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। ठीक है ना, उसके अलावा पॉइंट नंबर बी, जब ईरानियंस का कॉन्टैक्ट इंडिया के साथ बना तो ईरानियन कॉइन्स देखने को मिलते हैं। अब जाहिर सी बात है वो लोग यहां पर आए तो खाली बटुआ लेके तो आएंगे नहीं, कुछ पैसा वैसा भी लेके आएंगे, है ना, सिक्के। तो ईरानियन कॉइन्स भी यहां पर देखने को मिले, और जब ईरानियन कॉइन्स देखने को मिले तो जाहिर सी बात है इससे हमें एक चीज समझ में आता है कि ट्रेड, कॉमर्स, ये सब बहुत ज्यादा बढ़ गया था। ट्रेड, कॉमर्स ये बहुत ज्यादा बढ़ गया। सेकेंड इंपैक्ट, इंडिया ईरान के बीच में ट्रेड कॉमर्स इंक्रीज हो गया। ठीक है ना, फिर उसके बाद थर्ड, ईरानियन इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। किस पे, नोट करिएगा, ईरानियन इन्फ्लुएंस ऑन, अब बताओ जरा, मगध के बाद मगध पीरियड खत्म होता है तो कौन सा अंपायर आता है, मौर्यन अंपायर। तो ईरानियन जो जब रूलर जहां इंडिया पहुंचे तो उनका इंपैक्ट मौर्यन स्कल्पचर्स पर भी देखने को मिलता है। ईरानियन इन्फ्लुएंस ऑन मौर्यन स्कल्पचर, ईरानियन इन्फ्लुएंस ऑन मौर्यन स्कल्पचर। पॉइंट नंबर डी, ईरानियन इन्फ्लुएंस ऑन मौर्यन स्कल्पचर, पॉइंट नंबर डी। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे टर्म्स थे जो इस्तेमाल में लगते हैं। अब सीधी बात है ना भाई, मैं भी अगर किसी एरिया में जाके रहने लग जाऊंगा तो मेरी जो लैंग्वेज है, मैं भी हो सकता हूं दूसरे लैंग्वेज का भी इस्तेमाल करने लग जाऊं, या मैं कहीं जाऊं तो मेरी भाषा कोई दूसरा आदमी बोलने लग जाए, होता है ना। अभी मान लो यूपी बिहार से कोई आदमी है, वो केरला पहुंच जाएगा तो पता चला वहां पर बिहारी बोलने लग गए लोग, या वहां का आदमी बोलो केरला की भाषा समझने लग जाए, कुछ कुछ समझने लग जाएगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। तो ऐसे ही क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे ईरानियन टर्म्स थे, ईरानियन टर्म्स जिसका इस्तेमाल करना शुरू किया गया। जैसे आपको ईरानियन टर्म मिलता है डीपी, ये ईरान में लिखा है, और इसी का इंडिया में यूज किया गया लिपि, ये इंडिया में यूज किया गया। तो इस तरह से आप देखोगे कि टर्म्स भी जो है वो इंडिया में ईरान के यूज होना शुरू हो गए। तो ये बता रहा है कि क्या क्या इंपैक्ट, क्या क्या रिजल्ट था। ठीक है ना,
एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ईरानियंस के थ्रू ही, पॉइंट नंबर ई लिखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, पॉइंट नंबर ए, ईरानियंस की मदद की वजह से ही क्या हुआ, ग्रीक्स केम टू नो अबाउट द वेल्थ ऑफ इंडिया। जाहिर सी बात है ना, ईरान की वजह से ही ग्रीक्स भी जो है वो इंडिया के वेल्थ के बारे में जानते हैं, और यहीं से अलेक्जेंडर के इन्वेजन का रास्ता जो है वो खुलता है। ये 5 पॉइंट होपफुली क्लियर हो गए होंगे कि इंडिया और ईरान का जब कांटेक्ट हुआ तो उससे क्या क्या रिजल्ट आए। ये 5 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको ऐसे ही 5 पॉइंट याद रखने हैं कि भैया जब ईरान और इंडिया का कांटेक्ट हुआ, खरोष्टी स्क्रिप्ट इंडिया आ गई। बहुत सारे हमने खरोष्टी स्क्रिप्ट में लिखे हुए इंस्क्रिप्शंस और एडिक्ट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा ईरान के कॉइन्स देखने को मिलते हैं। इसका मतलब यह था कि भारत और ईरान के बीच में ट्रेड बहुत बढ़ गया था। उसके अलावा ईरान का इन्फ्लुएंस, यानी कि उनका जो आर्किटेक्चरल चीजें थी ईरान की, उसका इन्फ्लुएंस मॉडर्न स्कल्पचर्स पर देखने को मिलता है, ठीक है ना। उसके अलावा मतलब नॉट दी आर्किटेक्चर, इन्फ्लुएंस स्कल्पचर्स, उस पर देखने को मिलता है। देन ईरान के बहुत सारे टर्म्स हैं जो हम लोग यूज करने लगते हैं। एंड देन फाइनली ईरान की वजह से ग्रीक्स जो है भारत के बारे में, अलेक्जेंडर जो है वो इंडिया के बारे में यहां पर जानता है। होपफुली पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब जरा देखिए यहां पर पॉइंट, नेक्स्ट चीज देखिए कि जब अलेक्जेंडर का यहां पर इन्वेजन होता है, 4th सेंचुरी बीसी की बात हम लोग कर रहे हैं, 4th सेंचुरी बीसी। अब देखिए 4th सेंचुरी बीसी में एक तरफ ईरान भी है और एक तरफ ग्रीक्स है, एंड ये दोनों ही लड़ रहे हैं फॉर द सुप्रीमेसी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना। एक तरफ आप देखोगे तो ईरानियंस हैं, और एक तरफ आप देखोगे तो आपको मिलेंगे ग्रीक्स, और ये दोनों ही आप देखोगे फाइटिंग फॉर द सुप्रीमेसी ऑफ वर्ल्ड। नोट करिएगा, फाइटिंग फॉर द सुप्रीमेसी ऑफ द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड की सुप्रीमेसी चाहते थे और दोनों ही यहां पर क्या कर रहे थे, दोनों यहां पर लड़ रहे थे, ठीक है। लेकिन आप देखोगे फाइनली यहां पर अलेक्जेंडर की लीडरशिप ने ग्रीक्स जो है वो ईरानियंस को यहां पर हरा देते हैं। तो ये पॉइंट यहां नोट करिएगा कि अंडर द लीडरशिप ऑफ अलेक्जेंडर क्या होता है, अलेक्जेंडर की लीडरशिप में क्या होता है, ग्रीक्स डिफीट ईरानियंस। ईरानियंस को यहां पर हरा दिया जाता है, और जो रास्ता था ग्रीक्स का भारत ऑल ओवर वर्ल्ड पे कब्जा करने का, अलेक्जेंडर का क्या 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 उसका ड्रीम था, पूरे दुनिया पे कब्जा करे, तो उसको वो करने के लिए उसका रास्ता यहां पर खुल जाता है, और अलेक्जेंडर यानी कि जो आता है मैसेडोनिया, वहां वो उसको जो है यहां पर हरा देता है। क्लियर है, ठीक है, ठीक है ना। आई होप यहां तक पॉइंट सबको क्लियर हो गया होगा। और अलेक्जेंडर जो है डिफीट करता है ईरानियंस को, और वो एशिया माइनर को ही नहीं, इराक को ही नहीं, वो ईरान को भी कैप्चर कर लेता है। मतलब जो इनका एरिया था, तो यहां पर आप देखोगे कि अलेक्जेंडर एशिया माइनर एंड इराक को तो कैप्चर करता ही करता है, प्लस ईरान कॉन्कर्ड, ये सब चीजें वो कॉन्कर कर लेता है। और यहां के बाद वो ईरान पे कब्जा कमा चुका है, समझना बात को, ठीक है ना। यहां पर कब्जा जमा चुका है। अब वो यहां कब्जा जमाने के बाद, यानी वो ईरान में था, ईरान से कब्जा जमाने के बाद वो पहुंचता है काबुल, काबुल के बाद वो पहुंचता है कहां पर, अब वो पहुंचता है इंडिया, और इंडिया में खैबर पास वो क्रॉस करता है, ठीक है। अब इसकी कहानी मैं आपको बताता हूं, अभी मैं इसकी कहानी बताता हूं, लेकिन पहली बात यह है, एक पॉइंट समझ लेते हैं कि अलेक्जेंडर ने इंडिया पे इन्वेड क्यों किया, वाई, व्हाट लेड हिम टू इन्वेड इंडिया, भारत पे ही क्यों उसने आक्रमण किया, इन्वेजन किया। लिखिएगा, वाई अलेक्जेंडर्स इन्वेजन।
क्यों इन्वेजन यहां पर ये होता है अलेक्जेंडर का? चलिए बना लीजिए डायग्राम, अगेन काफी इंपॉर्टेंट है, अगेन काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए फर्स्ट पॉइंट, हेरोडोटस नाम सुना होगा, फादर ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है। हेरोडोटस ने जिस प्रकार से हिस्ट्री को पेंट किया था, उसने इंडिया को बताया कि भैया इट्स अ फैबुलस लैंड, बहुत पैसा है, बहुत वेल्थ है। एंड दिस वाज द मेन मोटिव ऑफ अलेक्जेंडर टू इन्वेड इंडिया। बात समझ में आ गया? पहला पॉइंट नोट करिए, हेरोडोटस, हेरोडोटस, हेरोडोटस नोट करिएगा, HERO, सॉरी NCERT says HERO, हेरोडोटस, he is the father of history, हेरोडोटस फादर ऑफ हिस्ट्री, लिख लीजिए, फादर ऑफ हिस्ट्री। एंड नोट करिए, पेंटेड हिस्ट्री, पेंटेड, क्या कैसे पेंट किया उसने हिस्ट्री को? फैबुलस, फैबुलस वेल्थ। उसने कहा भारत में बहुत फैबुलस रहते, फैबुलस वेल्थ इन इंडिया। एक तो इस तरह से पेंट किया गया, नंबर 1 पॉइंट लिख कर लिए, इंडिया बहुत ही फैबुलस लैंड है, ठीक है ना। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेकेंड, क्यों अलेक्जेंडर ने इन्वेड किया भारत को? पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि जो फादर ऑफ हिस्ट्री है हेरोडोटस, उन्होंने इस प्रकार से भारत की पेंटिंग करी थी। पेंटिंग मतलब इस तरह से, इस प्रकार से भारत को शो किया था कि भारत बहुत ही वेल्दी लैंड है और इस पे कब्जा कर लिया, समझ लो राजा हो जाओगे, पूरे दुनिया की कब्जा होगा तुम्हारा, ये पूरी चीजें यहां पेंट करी गई थी। सेकेंड इंपॉर्टेंट, अलेक्जेंडर को पर्सनली ज्योग्राफिकल इंक्वायरीज करना बहुत पसंद था और उसने ये सुना था कि कैस्पियन सी जो है ना, वो इंडिया के ईस्ट तक फैलता है। अगर आप मैप देखोगे, वर्ल्ड मैप, तो आपको देखेगा ईरान के पास ऊपर कैस्पियन सी, ठीक है। और उसको ये पता चला था, उसने सुना कि कैस्पियन सी जो है वो इंडिया के वेस्ट ईस्ट तक भी है, और इस खोज में वो निकल जाता है। नोट करिएगा, प्लीज राइट, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करिएगा, अलेक्जेंडर्स स्ट्रॉन्ग पैशन फॉर ज्योग्राफिकल इंक्वायरी, अलेक्जेंडर्स strong passion for geographical inquiry, for geographical inquiry। खुद उसकी ये पर्सनल इंक्विजिटिवनेस होती थी कि ज्योग्राफी उसको बड़ा पसंद था, कहां पर क्या है। और मैंने आपको बस खाली एक वर्ड लिख देता हूं, कैस्पियन सी। उसने ये सुना था कि कैस्पियन सी एक्सटेंड्स till east of India. He heard this. He heard. बात समझ में आ गई? पॉइंट नंबर 2, क्यों उसने इन्वेट किया। थर्ड, जो भी मिथ थी कि पुराने जो रूलर्स रहे हैं उन्हें किस प्रकार से एक्सप्लॉइट किया है, पुराने जो रूलर्स रहे हैं उन्होंने किस प्रकार से एक्सप्लॉइट किया है भारत को और कैसे वेल्थ कमाया है, उस चीज को वो भी बनाना चाहता था और अपने पास्ट रूलर्स को हराना चाहता था, उनको सरपास करना चाहता था, ठीक है ना। तो नोट करिएगा, इंस्पायर्ड बाय मिथिकल एक्सप्लॉइट्स, मतलब मिथ थे, मिथिकल एक्सप्लॉइट्स, ठीक है, उससे इंस्पायर हो गया, ही वांटेड टू सरपास देम। नोट करिएगा, ही वांटेड टू सरपास देम। बात समझ में आ गया? पॉइंट नंबर डी, थर्ड रीजन है क्लियर, क्यों उसने किया। फोर्थ रीजन पॉलिटिकल कंडीशन जो थी, अगेन वही जो फायदा ईरान ने उठाया था वो अलेक्जेंडर ने उठाया, कि जो पॉलिटिकल कंडीशन थी ऑफ नॉर्थ वेस्ट सूटेड हिज प्लान्स, वो उसके प्लान्स को सूट कर रही थी। अब जैसे यहां पर जो भी मोनार्कीज थी और जो भी यहां पर रिपब्लिक्स थे, जैसे यहां पर मैं बताऊं 2 रूलर्स की बात करूंगा, एक तो तक्षशिला का रूलर
अंभी, ठीक है ना। और एक जो रूलर है जो आपको दिखेगा जिसका किंगडम झेलम से चेनाब के बीच में था, यस, कौन? पोरस। तो उसके लिए आसान था कि इन प्रिंसिपालिटीज को कब्जा कर ले, क्योंकि वीक थी। यहां के लोग अपने वतन से, अपनी मिट्टी से बहुत ही पुराने टाइम से टाइड अप थे, ठीक है। यहां पर जो प्रिंसिपालिटीज थी, यहां के लोग बहुत पुराने टाइम से टाइड अप थे अपनी जमीन से, तो उनको, और दूसरी बात, एक दूसरे के साथ कोई ज्यादा यूनिटी नहीं थी। तो यहां पर आप देखोगे एग्जाम्पल के तौर पे कि जो तक्षशिला का यहां पर प्रिंस था अंबी, और एक पोरस जिसका किंगडम आप देखोगे स्टार्ट फ्रॉम झेलम से लेकर चेनाब तक है, तो अगर ये दोनों ज्वाइंटली आ जाते तो हो सकता है कि अलेक्जेंडर को ये सामना कर पाते और अलेक्जेंडर को हरा भी सकते थे अगर ये ज्वाइंटली आ जाते, लेकिन यहां पर ऐसा हुआ नहीं, ठीक है ना। तक्षशिला के जो प्रिंस था अंबी ही सरेंडर्ड रेडिली, इजीली, ये सरेंडर कर देता है आसानी से। एक तो दोनों एक साथ नहीं आए, अगर दोनों एक साथ आ जाते तो शायद अलग सिचुएशन हो जाती, लेकिन दोनों एक साथ नहीं आए। तो जब प्रिंस ऑफ तक्षशिला के पास जब पहुंचा अंबी, तक्षशिला पहुंचा अलेक्जेंडर, तो उसने आसानी से गिव अप कर दिया, सरेंडर कर दिया। लेकिन जब वो आगे बढ़ा और वो जब ब्यास तक पहुंचा, मतलब अभी तो ब्यास को बाद में झेलम, चेनाब, जब इस बीच में पहुंचा इस रीजन में, तो उसको वहां पर पोरस मिला, और पोरस ने सरेंडर नहीं किया, पोरस ने रेजिस्टेंस शो किया अपना, पोरस ने यहां पर रेजिस्टेंस शो किया। समझ में आ रहा है? तो कहानी क्या थी? कहानी ये थी कि भाई पहले ये था ईरान में, जब ईरान कब जाया, ईरान कैप्चर बताया ना उसने, ना ही एशिया माइनर और इराक को कैप्चर किया, उसके अलावा ईरान भी कैप्चर कर लिया। ईरान के बाद वो पहुंचा काबुल, काबुल के बाद वो आगे बढ़ा, और जब पहुंचा उसने इंडिया पहुंचा, तो इंडिया में यहां पर आपको मैं दो कहानी बता रहा हूं। एक तरफ उसको मिलता है प्रिंस ऑफ तक्षशिला, एक तरफ उसको मिला प्रिंस ऑफ तक्षशिला, और प्रिंस ऑफ तक्षशिला में आपको देखने को कौन मिल रहा है? प्रिंस ऑफ तक्षशिला में कौन देखने को मिल रहा है? वेरी सॉरी, अंबी, अंबी, ठीक है। एंड एज आई टोल्ड यू कि ही सरेंडर्ड, ठीक है ना। लेकिन दूसरे साइड कौन था? झेलम से लेकर चेनाब तक रूल करने वाला कौन? पोरस। पोरस से मिलता है क्या? पोरस से मिलता है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। पोरस से मिलता है क्या? स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। क्लियर है? क्लियर? इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इंपॉर्टेंट कि झेलम चेनाब के पास उसको जब पहुंचा, पोरस ने उसको काफी काफी ज्यादा रेजिस्टेंस दिया, उसने गिव अप नहीं किया, ठीक है। अब जब उसने गिव अप नहीं किया, तो अल्टीमेटली ऐसा नहीं है कि पोरस जो है, पोरस के साथ लड़ाई भी होती है, इसको बैटल ऑफ झेलम भी कहते हैं, ठीक है, बैटल ऑफ विटेस्टा, बैटल ऑफ हाइडेप्सिस, ये भी अलग अलग नाम आपको अलग अलग किताबों में मिलेगा, जाके देखोगे आप, है ना, वो किताबें यहाँ नाम लिखती हैं। लेकिन यहां पर उसकी पोरस के साथ बहुत भीषण लड़ाई होती है। अल्टीमेटली पोरस लॉस्ट। अल्टीमेटली आप देखोगे कि अलेक्जेंडर वर्सेस पोरस यहां पर लड़ाई हुई, और इसमें आप देखोगे पोरस लॉस्ट, अलेक्जेंडर वन, ठीक है ना, जीत गया। लेकिन जब अलेक्जेंडर ने पोरस से पूछा तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, या फिर अलेक्जेंडर ने उसको देखा, उससे बातचीत करी, तो उसकी ब्रेवरी, उसका करेज, ये सब देखकर अलेक्जेंडर बड़ा खुश हो गया, और अलेक्जेंडर ने पोरस को उसका राज्य वापस कर दिया, और साथ में उसको अपना एलाई बना लिया। बात समझ में आ गई कहानी? ठीक है ना? क्लियर? ईरान से काबुल, काबुल से इंडिया, इंडिया में आप देखोगे कि वो आगे बढ़ता है खैबर पास के थ्रू, खैबर पास इन 326, ठीक है। पोरस, अलेक्जेंडर जीत गया, पोरस हार गया, और उसकी ब्रेवरी और करेज देखकर
अलेक्जेंडर बेसिकली क्या हुआ, अलेक्जेंडर इंप्रेस्ड, अलेक्जेंडर यहां पर इंप्रेस हो गया, और अलेक्जेंडर जब यहां पर इंप्रेस हो गया तो उसने क्या किया, रिस्टोर्ड हिज किंगडम, किंगडम को रिस्टोर कर दिया, किसके, पोरस के, और उसको अपना एलाई बना लिया, मेड पोरस इज एलाई। नोट कर लीजिए सब, मेड पोरस हिज एलाई। आई होप दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप सब नोट कर लिया होगा, ठीक है ना। अब इसके आगे अलेक्जेंडर नहीं बढ़ पाया, वाई, अलेक्जेंडर could not move further eastwards. अब अलेक्जेंडर इसके आगे ईस्टवर्ड्स नहीं बढ़ पाया, अलेक्जेंडर इसके आगे क्यों नहीं बढ़ पाया, ये चीज यहां नोट करनी है। चलिए भाई, 3 इंपॉर्टेंट रीजन है, बना लीजिए। फर्स्ट, नंबर 1, पहला, बहुत भयानक हॉट क्लाइमेटिक कंडीशंस थी, हॉट क्लाइमेटिक कंडीशंस, जिसकी वजह से उसकी आर्मी आगे नहीं बढ़ पाई। प्लस लगभग 10 साल से लड़ाई लड़ रहा था, 10 years ऑफ कंटिन्यूअस कैंपेनिंग, 10 years ऑफ कंटिन्यूअस कैंपेनिंग, 10 years ऑफ कंटिन्यूअस कैंपेनिंग यहां पर चलती रही, जिसकी वजह से उसकी जो आर्मी थी वो क्या हो गई, वो होमसिक हो गई। क्लियर, पॉइंट नंबर ए। पॉइंट नंबर बी, सेकेंड पॉइंट, इसके बाद उसने एक्सपीरियंस कर रखा था किस तरह से इंडियंस की जो फोर्सेस हैं वो कितना अच्छे तरीके से किसी बैंक कोस्ट के अराउंड या बैंक ऑफ रिवर के अराउंड कितना बढ़िया तरीके से लड़ते हैं। तो उन्होंने ये एक्सपीरियंस द टेस्ट ऑफ इंडियन सोल्जर्स या इंडियन फाइटर्स along the river coast, experience the taste of Indian fighters along the river coast, experience the taste of Indian fighters along the कहां, रिवर कोस्ट, कौन सा, या रिवर नॉट कोस्ट, रिवर बैंक, कौन सी रिवर के बैंक के किनारे उसने अपना टेस्ट कर रखा था कि कैसा लड़ते हैं, इंडस रिवर। अरे भैया, जब भारत में घुसा तो पहले इंडस के थ्रू घुसेगा ना, क्रॉस करना ही पड़ेगा। तो इंडस नदी पे इसकी आर्मी ने देखा था कितने बढ़िया तरीके से भारत के सोल्जर लड़ते हैं, ठीक है ना। टेस्ट ऑफ इंडियन फाइटिंग अलोंग दी रिवर बैंक्स, इंडियन फाइटिंग अलोंग दी रिवर बैंक्स, ठीक है ना। एंड पॉइंट नंबर सी, वो आगे क्यों नहीं बढ़ पाया, क्योंकि बहुत तगड़ी प्रेजेंस ऑफ, लिखिएगा, स्ट्रॉन्ग आर्मी, presence of strong army of Nandas, presence of strong army of the Nandas। नंदास की बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस आर्मी थी, जो मैंने आपको बताया था लास्ट में कि भैया एलिफेंट्स भी थे उनके पास, और यहां पर अलेक्जेंडर की आर्मी ने देखा कि अरे भैया, तो अलेक्जेंडर ने मतलब वहां से उसकी सेना ने हाथ जोड़ लिया कि आगे नहीं जाएंगे, और यहां से अलेक्जेंडर जो है वापस रिट्रीट उसकी आर्मी करने लगती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आती है कि भैया वो रूलर जो दुनिया से नहीं हारा, उसको अपने ही आर्मी ने हरा दिया। एक लाइन लिखी हुई है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वो एनसीईआरटी की किताब में लिखी हुई है। आई वॉन्ट टू रीड इट फॉर यू ऑल। द किंग हु हैड नेवर नोन डिफीट एट द हैंड्स ऑफ हिज एनिमीज, वो राजा जिसने कभी डिफीट या हार देखी नहीं थी अपने दुश्मनों के सामने, कभी उसने हार नहीं देखी, हैड टू एक्सेप्ट डिफीट फ्रॉम हिज ओन मैन, उसको अपने ही लोगों के द्वारा उसको हार देखने को मजबूर होना पड़ा।
ठीक है ना। और जब अलेक्जेंडर वहां से रिटर्न करता है तो फिर और भी जो प्रिंसिपैलिटीज होती है और भी जो मोनार्कीज होती है उन राजाओं को भी वैनक्विश कर देता है, यानी कि थरली हरा देता है। हालांकि आप ये देखोगे कि बाद में ये सारी जो टेरिटरीज जो जीत रहा था वो अल्टीमेटली बाद में वापस कर दी गई, रिस्टोर कर दी गई, या फिर वो मौर्यास के हाथ में चली गई, क्योंकि इसके बाद मौर्यन का रूल आएगा। ठीक है ना, मौर्य के हाथ में चली गई। तो अल्टीमेटली जो भी एरियाज वो जीता फाइनली वो चला गया, वापस चला गया। और इनफैक्ट आप देखोगे अलेक्जेंडर के तीन जो टेरिटरीज थी वो भी तीन पार्ट्स में डिवाइड थी और उनको तीन ग्रीक गवर्नर्स यहां पर गवर्न कर रहे थे। बात समझ में आ गया। अब एक आखिरी चीज बचती है वो ये कि व्हाट इज द इफेक्ट, इफेक्ट क्या पड़ा भाई, इफेक्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स इन्वेजन। इन्वेजन का इफेक्ट क्या पड़ा, अलेक्जेंडर ने जो इन्वेट किया उससे क्या क्या इफेक्ट पड़े पड़ा। चलिए आइए, अगेन 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट्स इट, और चैप्टर भी खत्म हो जाएगा उसके बाद। देख रहे हो कितना सिंपल चैप्टर है और कितना छोटा चैप्टर है। ठीक है, देखिए फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट, इफेक्ट क्या था अलेक्जेंडर के इन्वेजन का। पहली बार एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बन पाया इंडिया और ईरान के बीच में, एक डायरेक्ट कंट्रोल बन पाया, डायरेक्ट कांटेक्ट हो पाया इंडिया और ईरान के बीच में। यह भी कह सकते हैं कि पहली बार ये फर्स्ट इंस्टेंस था, ऐसे लिख लीजिए आप, ये फर्स्ट इंस्टेंस था जब एंशिएंट यूरोप और एंशिएंट इंडिया ये क्लोज कॉन्टैक्ट्स में आते हैं। ठीक है ना। पॉइंट नंबर बी, जब इन दोनों का आप देखोगे कि कांटेक्ट बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है एक इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा, ट्रेड, वो यहां पर बहुत ज्यादा इंक्रीज होने लग गया था। ठीक है ना, ट्रेड होने लग गया था, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है क्यों, क्योंकि भाई इंडिया जो प्रोविंस था, इंडिया वॉज एडेड, भारत को उसने ऐड कर लिया था ना अपनी टेरिटरी के अंदर। तो जितना तो ईरान ने कैप्चर नहीं किया था, जितना तो ईरान का टेरिटरी नहीं था, उतना तो अलेक्जेंडर ने कैप्चर कर लिया। सबसे बड़ी बात यह थी। और इसके बाद क्या हुआ, ट्रेड काफी ज्यादा इनसे बढ़ने लग गया था। ठीक है ना। फिर उसके बाद ट्रेड और कैसे बढ़ा, ट्रेड, या ट्रेड को आप एक काम करिए, ट्रेड अभी आप यहां 2 पॉइंट लिखिए कि इंडिया को ऐड कर दिया। इफेक्ट क्या पड़ा, इंडिया वॉज एडेड टू द टेरिटरी, बस 2 पॉइंट और, टू द टेरिटरी ऑफ अलेक्जेंडर। तो जो आप बता रहा हूं मैं आपको कि जितना कमाया नहीं, जितना ईरान ने नहीं बनाया, जितना ईरान का टेरिटरी नहीं था, उससे ज्यादा तो उसने कब्जा कर लिया इंडिया को। पॉइंट नंबर 3, ट्रेड काफी बढ़ गया था। कैसे बढ़ गया ट्रेड, कैसे ट्रेड बढ़ गया, 4 अलग अलग रूट्स यहां पर सामने आते हैं, लैंड प्लस सी के अलग अलग रूट सामने आते हैं। ये रास्ते खुल गए तो ट्रेड जो है वो भी यहां पर काफी बढ़ जाता है। फिर उसके बाद ग्रीक्स पहले भी रह रहे थे, अलेक्जेंडर के इन्वेजन से पहले भी ग्रीक्स रह रहे थे, लेकिन अलेक्जेंडर के इन्वेजन के बाद और ग्रीक सेटलमेंट्स यहां पर सामने आते हैं। स्टैब्लिशमेंट ऑफ ग्रीक सेटलमेंट्स, और ग्रीक लोग रहना शुरू करते हैं। जब और ज्यादा ग्रीक लोग रहेंगे तो बहुत सारे यहां पर और शहर स्थापित होना शुरू हुए। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखोगे अलेक्जेंड्रिया, एक शहर ये निकल के आता है अलेक्जेंड्रिया, कहां पर, काबुल में। एक शहर और निकल के आता है, नोट करिए, बाउकेफाला, कहां, ऑन झेलम। हालांकि देखोगे ये सारे बाद में मौर्यास के अंदर चले जाते हैं। लास्ट में सब यहां पर लिख देता हूं, स्टार लगा देता हूं कि ये बने तो यहां पर, लेकिन सब देखोगे लेट देर सवेर ये सब मौर्यास के अंदर चले जाते हैं। और अशोका के टाइम में भी आप देखोगे ग्रीक जो है वो रहते हैं। एंड देन लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट कि भैया अलेक्जेंडर के इन्वेजन से ही, यू विल सी, अलेक्जेंडर के इन्वेजन की वजह से ही हमें क्या मिलता है, ऐसे लिखो, हाँ, अलेक्जेंडर्स इन्वेजन
ओपेंड गेट्स फॉर मौर्याज। क्यों? क्योंकि मौर्याज ने बहुत सारी चीजें सीखी थी, बहुत सारी चीजें मौर्याज ने सीखी, है ना। और अलेक्जेंडर की जो इंफॉर्मेशन है, अलेक्जेंडर का इन्वेजन ओपन गेट्स ऑफ मौर्याज, और यहां से हम काफी अपना हिस्ट्री क्रिएट कर पाते हैं। हिस्ट्री कैन बी क्रिएटेड, मतलब क्रोनोलॉजी यहां से हम बना सकते हैं, क्योंकि अलेक्जेंडर की जो डेट है ना, जो इतिहास में डेट आती है, वो हमको बताती है कि अच्छा इस प्रकार से, मतलब यहां पर अलेक्जेंडर ने बहुत सारी चीजें, जैसे कि अलेक्जेंडर के इन्वेजन जो है वो हमको, इनफैक्ट यहां पर आप लिख लीजिए कि अलेक्जेंडर का इन्वेजन ओपेंड हिस्ट्री कैन बी क्रिएटेड। कैसे? बहुत सारी चीजें थी, जैसे आप देखोगे फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक चीजें, इकोनॉमिक हो गया, सोशल चीजें, जैसे फॉर एग्जाम्पल ज्योग्राफिकल चीजें, ज्योग्राफिकल चीजें। तो अलेक्जेंडर के इन्वेजन से हमको ये सारी चीजें पता चलती हैं, सोशल कंडीशन क्या थी, इकोनॉमिक कंडीशंस क्या थी, ज्योग्राफी बहुत पता चलती है हमको इन सब चीजों के बारे में। एंड देन लास्टली अलेक्जेंडर का इन्वेजन ही था जो मौर्यास को काफी कुछ सिखा के जाता है। मौर्यास लर्नड, या लर्नड की जगह एक वर्ड यूज करता है, मौर्या नॉलेज, मौर्या गेन नॉलेज फ्रॉम अलेक्जेंडर। मौर्याज gained knowledge from Alexander। बात समझ में आ गई? तो ये हैं आपके यहां पर 6 पॉइंट्स के अलेक्जेंडर के क्या क्या इफेक्ट से जब उसने यहां पर इंडिया पे इन्वेड किया। पहला इफेक्ट ये था कि एक एंशिएंट यूरोप और आप देखोगे एंशिएंट इंडिया, इनके बीच में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बनता है, इंडिया ईरान के बीच में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट देखने को मिला। देन इंडिया को उसने अपने टेरिटरी में इंक्लूड कर लिया। वो इतना बड़ा एरिया था, वो इतना बड़ा एरिया था, आप देखोगे कि जितना ईरान ने कैप्चर ही नहीं किया था, टोटल एरिया से, मतलब जितना ईरान ने कैप्चर नहीं किया, जितना उसका टेरिटरी नहीं था, उससे ज्यादा उसने यहां पर इंडिया को कैप्चर कर लिया। थर्ड, ट्रेड काफी बढ़ गया था क्योंकि 4 डिस्टिंक्ट रूट सामने आ गए थे। फोर्थ, ग्रीक्स पहले ही रह रहे थे नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर पे, लेकिन और स्टैब्लिशमेंट हुए ग्रीक सेटलमेंट्स के, जैसे कि अलेक्जेंड्रिया, बाउकेफेला, ये सब एरियाज बने। इसके बाद जब चला गया अलेक्जेंडर, वापस हो गया, तो उसके बाद भी ग्रीक्स रहते रहे इन एरियाज में, ठीक है। हालांकि आप कैसे पता चलता है, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका के टाइम पे भी ग्रीक्स रहते थे। फिफ्थ, अलेक्जेंडर के इन्वेजन हमको हिस्ट्री क्रिएट करने में मदद करता है, ये पॉइंट हटा दो, हमको हिस्ट्री क्रिएट करता है। हम उस वक्त की इकोनॉमिक, सोशल कंडीशन और इन सब चीजों को यहां पर क्या कर सकते हैं, हम बना सकते हैं, ठीक है ना। वहां की ज्योग्राफी सब क्या था। एंड लास्टली, मौर्यास काफी नॉलेज गेन करते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजों में मौर्यास के, बहुत सारी चीजों में अलेक्जेंडर की जो चीजें हैं वो दिखती हैं, वो रिफ्लेक्ट होती हैं। तो दोस्तों ये था पूरा चैप्टर, ठीक है। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर आपके लिए पूरा वो लगा रखा है, स्लाइड्स लगा रखी हैं, आप चाहो तो इन स्लाइड्स को भी रीड कर सकते हो। ये आपके लिए खाली एज फॉर योर नोट्स मैंने इसको लगा रखे हैं, ठीक है। सो मिलते हैं, चलिए अपने अगले लेक्चर में। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।